नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी 99 एंड C9 के। मैं संजय मोहन भटनागर, एजुकेटर एट C9 के, और आपके लिए इस इंस्टीट्यूट C9 के में जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है आपको सिविल सर्विसेज MP सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी 99 एंड C9 के। मैं संजय मोहन भटनागर, एजुकेटर एट C9 के, और C9 के एक ऑनलाइन संस्थान है आपको MPPSC की तैयारी कराने के लिए। और MPPSC में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं एजुकेटर हूँ आपको साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए। तो ख़ास तौर पर यूनिट 7 एंड यूनिट 9 फॉर प्रीलिम्स एंड पेपर GS3 फॉर मेंस। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी टैगलाइन भी है, वाई शुड यू वर्क हार्ड फॉर GS3 इन MPPSC। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो पेपर GS3 है MPPSC मेंस में GS3, ये आपको 215 प्लस इतना सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने और पाने भी, मतलब नंबर पाने भी और सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। एंड बिलीव मी, यदि आप GS3 में 215 प्लस लाते हैं, जो कि आप ला सकते हैं, जो कोर्स इतना वेल डिफाइंड और बहुत ही मेच्योर कोर्स है आज की तारीख में GS3 का MPPSC मेंस में, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम ओवरऑल एक सिलेबस की बात करें GS3 के मेंस के, तो इसमें बहुत सारा ऑब्वियसली कवर करता है आपकी यूनिट 7 और यूनिट 9 प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मुझे एक आपके लिए एक कोर्स शुरू करना है प्रीलिम्स के लिए यूनिट 7 पर और यूनिट 9 पर भी, तो यूनिट 7 पर जो कोर्स शुरू करना है उसके लिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है एजुकेटिंग स्ट्रेटेजीज की। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और किस तरह से पढ़ाऊंगा। ओके, दो पेपर ऑलरेडी मैं C9 के पे आपके लिए बना चुका हूं, उसके सॉल्यूशन भी YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। और वो जो दो पेपर थे उसमें से एक पेपर यूनिट 7 का था जो 100 MCQs का था, ये हुआ था 30 जनवरी को, और उसके पश्चात यूनिट 9 का पेपर, ये भी 100 MCQs का था, ये हुआ था 5 फरवरी को। तो इसका सोल्यूशन भी वेल एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन, पूरी तरह से आपको समझाता हुआ सोल्यूशन YouTube चैनल पे उपलब्ध है। तो उन दोनों सोल्यूशंस का, कंप्लीट सोल्यूशंस का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं आपको। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए आज 3 टॉपिक लिए हैं, तो जो मैं इसके बारे में अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ। ओके, तो हमारा आज की क्लास का, इंट्रोडक्टरी क्लास का जो एजेंडा है, उसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे आज साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एक तो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लेंस का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, और एक मैं आपको 1-1 रिलेशन स्थापित करूंगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में। और ये जो मैं 1-1 रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा, ये आपको किसी और किताब में सामान्यतः नहीं मिलेगा। ओके, और तीसरा हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम से। ओके, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप एंटीजन और एंटीबॉडीज से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आइडिया कि एक एंटीजन एक मॉलिक्यूल है जो एक इम्यून रिस्पॉन्स को, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को स्टिमुलेट करता है या उसको उत्तेजित करता है। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, और इस प्रकार तब ये किसी बीमारी से लड़ते हैं। ओके, तो एंटीजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके। ओके, अब एंटीजेंस किस किस में हो सकते हैं? जितने भी इन्वेडर्स हैं किसी शरीर के लिए, बॉडी के लिए, जो इन्वेडर्स हैं, सच एज कैंसर सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई, या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, फॉर एग्जांपल किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या कोई और टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है, तो शरीर उसको चूंकि फॉरेन एलिमेंट समझता है, फॉरेन मटेरियल समझता है, उसको आक्रमणकारी समझता है, तो उसमें भी उसको भी एंटीजन समझता है शरीर, और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो एंटीजन इज क्लियर। तो एंटीजन एक तरह से शरीर का शत्रु है। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। तो एंटीजेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो एंटीजेंस वो हो सकते हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, इनको हम एक्सोजिनस या बहिर्जात प्रतिजन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें पैथोजेंस शामिल हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, एलर्जेंस, पॉलेंस, ये सब शामिल हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, चाहे भोजन द्वारा करें या सांस द्वारा करें। तो ये तो हुए एक्सोजेनस एंटीजेंस। लेकिन कुछ एंटीजेंस शरीर में क्या होता है कि शरीर की अपनी जो प्रोटीन्स हैं, जो नॉर्मल सेल्यूलर प्रोटीन्स हैं, शरीर कई बार उनको अपने इम्यून सिस्टम से ही उन पर आक्रमण कर देता है और इससे ऑटो इम्यून डिसीज जनरेट हो जाती है। शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी ही प्रोटीन्स को दुश्मन समझकर, एंटीजन समझकर उन पर आक्रमण करती है और इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ओके, तो ये जो सेल्फ प्रोटीन है, नॉर्मल सेल्फ प्रोटीन शरीर की, ये सेल्फ एंटीजन बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस इंपेयर खराब हो जाता है, बाधित हो जाता है, या हिंदी में बोले तो एक त्रुटिपूर्ण प्रतिरक्षा विज्ञानी सहिष्णुता इसको बोलेंगे। तो एक सामान्य स्व प्रोटीन उस दशा में एक स्व प्रतिजन बन जाता है, सेल्फ एंटीजन बन जाता है। और इसका जो कारण हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीज का, वो या तो हो सकता है जेनेटिक या हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कई बार बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज अचानक ऑल ऑफ ए सडन टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सिंपल सा कारण यह है, डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाना बंद कर देते हैं। तो ये जो बीमारी होती है टाइप 1 डायबिटीज, ये भी कई बार ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट, वैक्सीन्स अगर लगाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन्स लग रही हैं, तो वैक्सीन्स भी एंटीजेंस होते हैं। डू नोट इट, वैक्सीन्स एंटीजेंस होते हैं। और किस फॉर्म में है? ये है इम्यूनोजेनिक फॉर्म, प्रतिरक्षा विज्ञानी रूप में ये एंटीजन के उदाहरण है। तो उसको ध्यान रखिए कि जो वैक्सीन्स है वो एंटीजन है। लेकिन होता क्या है कि जब ये वैक्सीन शरीर को लगती है तो एक्चुअली ये जो एंटीजन है ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को स्टिमुलेट करती है। और बाद में कभी ऐसी बीमारी हो जिसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी, तो जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसकी स्मृति में, उसकी मेमोरी में हमेशा रहता है कि इस तरह की बीमारी में प्रतिरक्षा प्रणाली ने किस प्रकार बचाव किया था। तो इस तरह की स्मृति बाद में शरीर को भविष्य में होने वाली बीमारी से बचाती है। सो दिस इज वैक्सीन। ध्यान रखिए, वैक्सीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीजेंस। और अब बात करते हैं एंटीबॉडीज की। तो एंटीजन वेरी क्लियर, शरीर की शत्रु प्रोटीन एंटीजेंस हैं। और अब एंटीबॉडीज की बात करते हैं। तो एंटीबॉडीज शरीर की वो सेना है जो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। तो एंटीबॉडीज स्पेशलाइज्ड हैं, वाई शेप प्रोटीन्स हैं। ये देखिए, ये वाई शेप प्रोटीन्स हैं जो लॉक एंड की की तरह से बॉडी के फॉरेन इन्वेडर्स को बांध लेती हैं, बाइंड कर लेती हैं ये। ओके, और ये जो इन्वेडर्स हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, पैरासाइट्स हो, तो इनको बाइंड कर देती है एंटीबॉडीज। चलिए, तो एंटीबॉडीज क्लियर, एंटीजन क्लियर। अब हम आते हैं ब्लड पर और फिर बाद में बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, रक्त के जो मुख्य घटक हैं, वो बेसिकली 4 हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मुझे ये पहले लिखना था, ये प्लाज्मा। तो ब्लड में जो लिक्विड है वो प्लाज्मा है। तो ये पीले रंग का तरल है जिसमें प्रोटीन है और सॉल्ट्स हैं। तो ये हुआ हमारा नंबर 1। इसके पश्चात ब्लड में जो प्लाज्मा में जो घुले हुए हैं वो हैं आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। ओके, ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3 पर ब्लड में है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फाइनली प्लेटलेट्स, ब्लड का जो चौथा पार्ट है वो है प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग को, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड, खून बहना शुरू होता है, उस खून को रोकने के लिए प्लेटलेट्स का की भूमिका होती है,
तो क्लॉटिंग को सक्षम बनाते हैं, इनेबल करते हैं क्लॉटिंग को प्लेटलेट्स। तो 4 चीजें ब्लड में, रक्त में हुई, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, अब ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि ये कहां होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ब्लड एंटीबॉडीज की बात हो रही है। एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, और ऑब्वियसली जैसा शुरू में कहा गया, ये शरीर की जो प्राकृतिक सुरक्षा है उसका हिस्सा है, और ये रोगाणु को पहचानते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं, जो उन्हें नष्ट करती है। तो ये तो हुआ एंटीबॉडी। और एंटीजन, ब्लड एंटीजन की बात हो रही है। ब्लड एंटीजन आरबीसी की सतह पर, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिए, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज और आरबीसी पर एंटीजन, ये दोनों प्रोटीन है। एंटीबॉडी इज आल्सो ए प्रोटीन, एंटीजन इज आल्सो ए प्रोटीन। सिंपल पॉइंट। ओके, अब अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की पहचान जो है वो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा की जाती है, खास तौर पे एंटीजन द्वारा। इसको समझते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ए बी एंड ओ। और ऑब्वियसली ये जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है, ये पेरेंट से जो जीन स्ट्रक्चर मिला है शरीर को, उससे निर्धारित होती है। अब प्रत्येक समूह या तो आरएचडी पॉजिटिव हो सकता है या आरएचडी नेगेटिव हो सकता है। तो कुल मिलाकर 4 दूनी 8 समूह। तो हम सबसे पहले इन 4 की बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी स्लाइड में मैं आपको आरएचडी पॉजिटिव और आरएचडी नेगेटिव बता देता हूं, हालांकि विस्तार में थोड़ा बाद में बताऊंगा। आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस। तो रीसस पॉजिटिव या आरएचडी पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसमें एक प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? डी एंटीजन। डी एंटीजन ये मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अभी आपने शुरू में पढ़ा कि एंटीजन मौजूद होती है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो अगर इसमें डी प्रोटीन मौजूद, डी एंटीजन प्रोटीन मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तब इसको हम आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और ज्यादातर लोग दुनिया में आरएचडी पॉजिटिव यानी कि आरएच पॉजिटिव है। और अगर ये प्रोटीन एब्सेंट है, यानी ये प्रोटीन अगर नहीं है आरबीसी के सरफेस पर, इसका मतलब ये है कि जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो आरएच नेगेटिव है। ओके, तो आरएच के बारे में यहां इतने, थोड़ा डिटेल में बात करूंगा और कुछ स्लाइड बाद। ओके, अब इसको समझ लेते हैं कि ए बी, ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ किस तरह से बनते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला अभी 2-3 स्लाइड पहले कि जो ब्लड ग्रुप की जो नामावली है, ए बी और ओ, ये एंटीजन पर है। हालांकि एंटीबॉडीज का रोल है इसमें, लेकिन इनका नामावली एंटीजन से बनी है। अब इसको समझ लीजिए आप कि ब्लड ग्रुप ए कौन सा है। ब्लड ग्रुप वो है जिसमें आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है। एक फर्क समझ लीजिए, हम 3 तरह के एंटीजन की बात कर रहे हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी। एंटीजन डी का रोल जो है वो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव में है, लेकिन एंटीजन ए और बी का रोल जो है वो ब्लड ग्रुप में है, ब्लड ग्रुप का फाइनलाइज करने में, ओके, या निर्धारण करने में। तो ए और बी का रोल ब्लड ग्रुप के निर्धारण करने में है, लेकिन एंटीजन डी का रोल जो है वो आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव बताने के बारे में। इसको जरूर याद रखिए। ओके, तो चूंकि अब हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एंटीजन ए और बी की बात करेंगे। तो अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो हम इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। और ये भी ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप ए में कि आरबीसी, चूंकि ब्लड ग्रुप में अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो आरबीसी में अगर ए एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, एंटी बी, एंटी ए नहीं होगा, नहीं तो एंटी ए इस ए को खत्म करेगा। तो एंटी बी एंटीबॉडीज प्लाज्मा में है, तो हम इसको ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। ए से याद रहेगा आपको कि ब्लड ग्रुप ए मतलब कि ब्लड का जो आरबीसी है, ब्लड के आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, ब्लड ग्रुप बी।
इसका मतलब आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में है। सिंपल। ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि इसमें ए बी आ रहा है और जो एंटीजन का नाम है उसी से ब्लड ग्रुप का नाम निर्धारित होता है। इसका मतलब यह है कि आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं। चूंकि दोनों एंटीजन्स हैं इसलिए इसमें एंटीबॉडीज नहीं होंगी, हेंस नो एंटीबॉडीज। सिंपल। और ब्लड ग्रुप ओ में, ओ का मतलब आप इसको शून्य समझ लीजिए, जीरो समझ लीजिए, इसका मतलब नो एंटीजन्स। लेकिन चूंकि इसमें एंटीजन नहीं है इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडीज होंगी। कौन कौन सी? एंटी ए और एंटी बी प्लाज्मा में। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर, इसमें रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ब्लड ग्रुप ए मतलब ए एंटीजन ऑन आरबीसी सर्फेस, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ऑन आरबीसी सर्फेस, ब्लड ग्रुप ए बी दोनों तरह के एंटीजन ऑन आरबीसी सर्फेस, और ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन ऑन आरबीसी सर्फेस। और साथ साथ आपको एंटीबॉडीज की प्रेजेंस या एब्सेंस का भी ध्यान रखना है। ओके, तो इस तस्वीर से आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए, इसमें ऑब्वियसली ए एंटीजन और आरबीसी और एंटीबॉडी बी प्लाज्मा में। सिंपल। ब्लड ग्रुप बी, तो इसी नाम से ये नाम तब बना जब इसमें बी एंटीजन है और एंटीबॉडी ए है। ए बी, तो ए बी में एंटीजन, दोनों एंटीजन मौजूद हैं, लेकिन चूंकि दोनों एंटीजन मौजूद हैं इसलिए एंटीबॉडी नहीं होगा, नल। ओ, नो एंटीजन लेकिन दोनों एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में होती हैं, तो दोनों एंटीबॉडी। तो ध्यान रहेगा, पिक्टोरियली भी मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब बात करते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ हो तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो आपके सामने ये वाली जो तस्वीर है ये आपको एज सच याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको उसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप भी ए, तब कैसे होगा। तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या ओ होगा। यदि माता का या पिता का ब्लड ग्रुप दोनों का ए है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या ओ होगा। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये पेरेंट 1, ये पेरेंट 2। पेरेंट 1 का जो ब्लड ग्रुप है ए है, तो ये जो पेरेंट 1 का जो ब्लड ग्रुप ए है ये इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एल होंगे, ए या ए। इसको विस्तार से मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, हम लोग जब इसको कोर्स में पढ़ रहे होंगे। तो इसके जो एल होंगे वो होंगे या तो ए या ए ओ। इसी तरह से यहां पर भी ए या ए ओ। ए डोमिनेंट है और ओ जो है वो रिसेसिव है। तो अब जब इनका जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो या तो बनेगा ए, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या बनेगा ओ। तो ए में चूंकि दोनों एल ए हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। और चूंकि दोनों रिसेसिव हैं ओ, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो ओ हो गया। तो या तो ए ग्रुप बनेगा बच्चे का या बच्चे का ओ ग्रुप बनेगा। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसके जो एल हैं वो ए और ए हैं, इसको हम पढ़ेंगे प्रॉपर कोर्स में, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और वहीं जब मैं आपको मेंडल्स लॉ समझाऊंगा वहीं पर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो द पॉइंट इज क्लियर। तो अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए दोनों का ए है तो बच्चे का ग्रुप या तो ए होगा या ओ होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है। तो अब इसको लेते हैं कि एक पेरेंट, दो ब्लड ग्रुप ए, तो ऑब्वियसली ये या तो ए होगा या ए ओ, और ब्लड ग्रुप बी दूसरे पेरेंट का, सो इट इज बी और बी ओ। ओके, अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। सो इट इज ए बी, सिंपल।
इट इज ए ओ, सिंपल। और यहां से भी आपको अगर ये ऐसे होगा, यहां से भी ए बी ए ओ ऐसे ही मिलेगा। ओके, क्लियर। इसी तरह से ओ बी, आप ओ बी ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड देन ओ ओ, ये वाला। तो ऐसे माँ बाप जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, क्योंकि ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ओ चूंकि रिसेसिव है तो ओ एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहां पर ए हो गया बच्चे का ब्लड ग्रुप, यदि माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए और बी है, और या बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो यदि माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ, चारों में से कोई सा भी हो सकता है इस कंसेप्ट के हिसाब से। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। मैं आपको एक एक इसलिए समझा रहा हूं कि ये पूरी टेबल एज सच आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक आइडिया है कि ब्लड ग्रुप किस तरह से बनते हैं, तो इससे चीजें आपको एग्जाम में भी याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है। अभी आप देखिए कि यहां कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। मैं सपोज यहां फादर मदर लिख देता हूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, फादर मदर लिख देता हूं। तो फादर इज ए एंड मदर इज ए बी। ओके, अब जब फादर ए है तो या तो ये ए होगा या ये ए ओ होगा, और मदर ए बी है तो ऑब्वियसली इसमें तो एक्सक्लूसिवली ये ए बी ही होगा, ओनली ओनली, क्योंकि आपके पास इसमें 3 एल नहीं हो सकते, मतलब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ओके, तो ओ हर हालत में, अगर मदर ए बी है फादर ए बी, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो इनके ब्लड ग्रुप में ओ एल एल बिल्कुल नहीं होगा। अब हम इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे ऑब्वियसली ए, करेक्ट, ए बी, ओ ए होने से फिर से ये ए बनेगा, और ओ बी होने से फिर से ये बी बनेगा। तो किसी भी हालत में ओ नहीं बनेगा। तो जब ओ नहीं बनेगा तो बच्चे का ग्रुप ओ नहीं होगा, तो बच्चे का ग्रुप होगा या तो ए बी या ए, क्योंकि ए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ए डोमिनेंट एल है, और या बी, सिंपल। तो आंसर इज ए बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। जब मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो, बट आई थिंक आपको इसका जो कंसेप्ट है ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन का वो क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब ये नेक्स्ट लेते हैं। मैं आपको 4 समझाऊंगा, 1 2 3 4, ओके, बाकी मैं छोड़ दूंगा, रेगुलर क्लास में करेंगे। तो चौथा लेता हूं जिसमें एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है। तो मदर का मान लेते हैं कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लिया हमने ओ है। डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप फादर का ए और मदर का ओ मान सकते हैं। तो मदर का जो ब्लड ग्रुप ए है वो या तो ए होगा या ए ओ होगा, और चूंकि फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो एकमात्र जो चांस है इसमें वो ओ का है, क्योंकि ओ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ऑब्वियसली ए ओ या ओ। सो जो ओनली पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे के ब्लड ग्रुप की, ए ओ के कारण, चूंकि ए डोमिनेंट है, ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो या तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा बच्चे का या ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। क्योंकि 2 ओ आ रहे हैं और ये दोनों रिसेसिव हैं तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो जब हमारे पास एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए होगा, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप जो होंगे वो या तो ए होगा या ओ होगा। तो इसके नीचे के मैं अभी नहीं करा रहा हूं, वो हम लोग रेगुलर क्लास में करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे जो कंसेप्ट है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप किस तरह से डिसाइड होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है जब भी एग्जाम में आए कि जब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये ए होगा, यानी एक एल एल ए होगा, एक एल एल ओ होगा, या ये ए होगा। ओके, इसको हम और अधिक पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिए गए रक्त समूहों में से कौन क्रमशः ए एंड बी के रक्त समूह वाले दंपत्ति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? ये मैंने अभी आपको समझाया है। पेरेंट 1, पेरेंट 2, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, तो ए का मतलब है ए ओ, बी का मतलब है बी ओ, ऑब्वियसली ए बी हर हालत में, है ना। और ए ओ यानी कि ए बी ए ओ, 0 बी
आप इधर भी ले सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और ओ ओ, जीरो नहीं सॉरी, ओ ओ बी और ओ ओ। सो दिस इज ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ। सो आंसर इज ओके। ओके, अब थोड़ी सी बात RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की कर लेते हैं। तो 1937 में, इसको ध्यान रखिए, 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने एक नए रक्त प्रकार की खोज की जिसका नाम है रीसस ब्लड टाइप या रीसस रक्त प्रकार, या इसको हम RH फैक्टर भी बोलते हैं। RH ऑब्वियसली जो मैंने आपको शुरू में बताया था रीसस शब्द से बना है। तो इस रीसस प्रोटीन का नाम जो रखा गया है वो रीसस मंकी या रीसस बंदर के नाम पर रखा गया है, जो इस जीन को वहन करता है। अब ये एक प्रोटीन है, शुरू में भी मैंने आपको इसको बताया था, जो आरबीसी की सतह पर रहती है, और इस प्रोटीन को हम डी एंटीजन बोलते हैं। चूंकि ये एंटीजन है तो ऑब्वियसली ये आरबीसी के सरफेस पे रहेगी। ओके, अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, रक्त आदान की जब बात करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा व्यक्ति जो RH पॉजिटिव है, इसको जरूर ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव से रक्त प्राप्त कर सकता है। ऑब्वियसली बाकी ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। किस लिए कर सकता है? क्योंकि RH नेगेटिव पर तो वो डी एंटीजन है ही नहीं। तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से कंपैटिबल जो भी ब्लड ग्रुप है वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन RH नेगेटिव RH पॉजिटिव का रक्त प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि RH नेगेटिव पर डी एंटीजन नहीं है आरबीसी के सरफेस पर, लेकिन RH पॉजिटिव पर डी एंटीजन है। तो इसलिए RH नेगेटिव, लेकिन RH नेगेटिव जो ब्लड टाइप है वो RH पॉजिटिव वाले से रक्त प्राप्त, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें नहीं हो सकता। ओके, अब इतनी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ब्लड ग्रुप सिस्टम पे, हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ बताना रह गया है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण के माध्यम से परावर्तन। अब प्रश्न है कि अवतल दर्पण बनता कैसे? ओके, ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स या हिंदी में बोलते हैं इनको हम गोलीय दर्पण, ये बनते कैसे हैं? तो पहली बात तो ये दो तरह के होते हैं, कॉनकेव, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा कॉन्वेक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल। ओके, और ये बनते कैसे हैं कि हमारे पास एक ये कांच का गोला है, और इस कांच के गोले में हमने एक हिस्सा ये काटा और एक हिस्सा हमने ये काटा। जब ये वाला जो हिस्सा बना हमारा, ये वाला, इसमें हमने अंदर की ओर पॉलिश कर दी, अंदर की ओर पॉलिश कर दी, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन यहां से होगा, इस साइड से, है ना। इसमें हमने बाहर की ओर पॉलिश कर दी तो रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, मतलब यहां पर बल्ज साइड या उभरी हुई साइड से रिफ्लेक्शन होगा, और यहां पर हमारा जो अंदर की साइड है दबी हुई, वहां से रिफ्लेक्शन होगा या परावर्तन होगा। ये वाला जो दर्पण है जो उभरा हुआ है, इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो कॉन्वेक्स, और जिसमें अंदर की ओर से रिफ्लेक्शन होता है इसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं या कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब इस जिस गोले से, जिस स्फीयर से ये दर्पण बना है, उस गोले का जो सेंटर है वो सेंटर इन दर्पण, दोनों दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इस गोले की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, यानी कि यहां से अगर हम बात करें ये त्रिज्या या ये त्रिज्या, इस त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या हिंदी में। पॉइंट इज क्लियर? अब ये जो वक्रता केंद्र है, अगर मैं इसको C लिखता हूं तो इस C से और यहां तक की दूरी, ये जो बीच की पोजीशन है दोनों दर्पण की,
एग्जैक्ट बीच में, इसको बोला जाता है पोल या हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ओके, तो सेंटर से पोल तक की दूरी ऑब्वियसली वक्रता त्रिज्या है, और इसके बिल्कुल आधे में, यानी कि अगर मैं यहां पर अब आपके सामने एक दर्पण बनाता हूं कॉनकेव मिरर, तो अगर ये C है तो इसका बिल्कुल आधे में, जिस ये जो आधा डिस्टेंस का आधा है, इसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस, तो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यानी कि OF, ये डिस्टेंस कहलाती है फोकल डिस्टेंस, फोकल दूरी या फोकल डिस्टेंस। ऑब्वियसली फोकल डिस्टेंस त्रिज्या की आधी होती है, मींस OF इज इक्वल टू OC/2। ओके, अब इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको ये यहां पर ये बताना चाहता हूं कि एक अवतल दर्पण की मैं यहां बात कर रहा हूं कि एक अवतल दर्पण में जो बिंब है या जो वस्तु है उसकी पोजीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, और उन पोजीशंस के सापेक्ष, यानी जो बिंब है या जो वस्तु है उसकी पोजीशन के सापेक्ष उसके जो प्रतिबिंब हैं वो कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे या बड़े बनेंगे, सीधे बनेंगे या उल्टे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे या आभासी बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट यहां समझाने जा रहा हूं। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में जब क्लास की बात करेंगे, जब क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा शॉर्टकट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे सामने कॉनकेव मिरर है, यानी ये हमारे सामने अवतल दर्पण है। क्लियर? ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल डिस्टेंस है, ये हमारा पॉइंट O है, मतलब ध्रुव है, हमारा पोल है, तो ये हमारी फोकल डिस्टेंस, और इसका डबल हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये। तो इसलिए मैंने C बराबर 2F लिखा है, जहां पर F जो है वो ये वाली दूरी है। सिंपल। अब हमेशा ध्यान रखिए कि एक अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु के रखने की, दर्पण के सामने प्रतिबिंब लेने के लिए वस्तु की मात्र 6 स्थितियां हो सकती हैं, मात्र 6। और वो 6 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? कि वस्तु दर्पण से बहुत दूरी पर है, जिसको हम बोलेंगे अनंत। ये वस्तु दर्पण से बहुत दूरी पर है, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है या अनंत पर है। ओके, एक पोजीशन, तो ये हमारी पहली पोजीशन है। दूसरी पोजीशन हो सकती है कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो दूसरी पोजीशन ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वस्तु यहां है, यहां है, यहां है, यहां, 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रही, दूर रखी गई है वस्तु। सिंपल चीज ये है, चाहे यहां रखी गई, यहां रखी गई, यहां रखी गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखी गई है। तो ये हमारी दूसरी पोजीशन हुई। तीसरी पोजीशन हमारी वस्तु रखने की हुई कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। चौथी पोजीशन हमारी वस्तु रखने की ये हुई कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चाहे यहां रखिए, यहां रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पोजीशन, ये जितनी भी पोजीशन मैंने बनाई है, ये प्रत्येक पोजीशन वस्तु की स्थिति बताती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, तो ये हमारी हो गई फोर्थ। फिफ्थ पोजीशन हुई हमारी कि हमने वस्तु को फोकस पे रखा, तो ये हमारी फिफ्थ पोजीशन हुई। और जो हमारी आखिरी छठी पोजीशन है वो ये है कि ध्रुव और फोकस के बीच में आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, यहां, 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो ये हमारी छठी पोजीशन हुई। तो आपको मेरे ख्याल से हमेशा ध्यान रहेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि ये मेंस में भी है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि एक अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के सामने वस्तु को रखने की 6 पोजीशन होती हैं, 6 से ना ज्यादा ना कम। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी इमेजेस या इनके प्रतिबिंब कहां बनते हैं। जब ये जो बिंब है या वस्तु है, 6 पोजीशन है इनकी, और अब इन 6 पोजीशंस के सापेक्ष इनके प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा जो मैं आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है। अनंत का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से बहुत दूर, मतलब दर्पण से लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, दूसरी चीज ये भी याद रखिए कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है, प्रकाश ऐसे आता है हमेशा।
मतलब ये परिपाटी है प्रकाश को दिखाने की। ओके, तो जब वस्तु अनंत पर है तो याद रखिए कि इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, और उल्टा बनेगा, यानी ऐसे बनेगा, नीचे को ऐसे बनेगा, ऐसे नंबर 2, और वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जहां पर फोकस है इस कॉन्केव मिरर का, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ओके, सिंपल। अब जब वस्तु, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं कि वास्तविक क्या होता है। जब वस्तु फोकस पर है, यानी कि ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इस जगह बनेगा, नोट इट डाउन। इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा फोकस पर, फोकस का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, और वास्तविक होगा। मतलब आशय यह है कि फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। सिंपल। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे आप एक प्लेन मिरर में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो ऑब्वियसली दर्पण के पीछे बनता है। तो जब इमेज दर्पण के पीछे बनती है तो वो मिरर, वो इमेज, वो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। और जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, मतलब वस्तु भी सामने है, प्रतिबिंब भी सामने है, जब प्रतिबिंब सामने बनता है दर्पण के जिधर वस्तु है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए बोलते हैं, इसको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस प्रतिबिंब को, ये जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, इसको हम छू सकते हैं। आप आभासी प्रतिबिंब को आप नहीं छू सकते। अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो आप ऑब्वियसली आप अपने प्रतिबिंब को नहीं छू सकते, क्योंकि वो प्लेन मिरर में दर्पण के पीछे बन रहा है। अब सवाल है कि सामने जब बनता है, मिरर के सामने जब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वो कैसा होता है और उसको हम छू कैसे सकते हैं? छू ऐसे सकते हैं कि दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनता है तो एक पर्दे पे बनता है, पर्दे पर, तो ऑब्वियसली पर्दे पर बने हुए प्रतिबिंब को आप छू सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं आगे चलने से पहले कि पर्दे पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर कैसे बनता है। लेट अस सी दिस थिंग। देखिए, अब इस सिचुएशन को देखिए, ये वस्तु है, ये दर्पण है, और ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव। ये इसका प्रतिबिंब सामने ही बन रहा है। देखिए, ये वस्तु दर्पण के सामने है और प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने है। ओके, तो ये वास्तविक है, यानी कि ये वाला जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है, क्योंकि इसको आप यहां पर छू सकते हैं। ओके, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब। ये आभासी होता अगर ये दर्पण के पीछे बनता। यहां इस सिचुएशन में देखते हैं, यहां पर ये वस्तु है, ये दर्पण है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बन रहा है जिस तरह वस्तु रखी गई है। तो ये प्रतिबिंब भी, ये जो प्रतिबिंब बना है ये भी वास्तविक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए, लेट अस गो बैक टू अवर स्लाइड। तो यहां पर जब यहां वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहां, लेकिन बहुत छोटा। जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, बहुत बड़ा, लेकिन चूंकि दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए दोनों सिचुएशन में वास्तविक होगा, दोनों सिचुएशन में वास्तविक होगा। और यह भी ध्यान रखिए कि दोनों सिचुएशन में उल्टा होगा, इनवर्ट। ओके, चलिए, अब जब वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में है ये वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। इससे थोड़ा छोटा बनता है, यहां तो बहुत ही छोटा बन रहा था, इस जगह तो बहुत छोटा बन रहा था, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का। अब यहां पर जब इसका प्रतिबिंब इस जगह बनेगा तो इस वस्तु से छोटा बनेगा, हालांकि बहुत छोटा नहीं बनेगा लेकिन इस वस्तु से छोटा बनेगा। तो वस्तु से छोटा, ऑब्वियसली उल्टा, उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा, और वास्तविक। ओके ओके, अब जब वस्तु यहां होगी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इस जगह। जब इस जगह बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है जो यहां लिखा हुआ है, इसका उल्टा यहां हुआ, यहां बहुत छोटा था, यहां बहुत बड़ा बना, यहां वस्तु से छोटा था, यहां वस्तु से बड़ा, लेकिन ऑब्वियसली उल्टा,
और वास्तविक। सिंपल। और जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, इसी जगह बनेगा, समान साइज का होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। सिंपल। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक सिचुएशन रहेगी, उसको मैं भी समझाता हूं आपको कि जब अनंत पर है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बहुत छोटा, उल्टा वास्तविक। जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक। जब वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब यहां, यानी कि ये जो पोजीशन है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक। और जब ये वस्तु यहां है, यहां, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, वस्तु से बड़ा, यानी कि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक। और जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, उल्टा बनेगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा। सिंपल। ओके, अब हम आते हैं छठी पोजीशन पर। ये छठी पोजीशन क्या है कि ये पोल और फोकस के बीच में रखी गई वस्तु है। इसको ध्यान रखिए कि इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि ये पीछे बनेगा, ये यहां बनेगा, ये आभासी बनेगा क्योंकि ये पर्दे के पीछे बन रहा है, ये बड़ा बनेगा और ये सीधा बनेगा। सिंपल। पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आपको एक इसका एप्लीकेशन मैं यहां बताता हूं जिससे चीज आपको याद रहेगी कि जब डेंटिस्ट दांत का मुआयना करता है, एक दांत के अंदर एक छोटा सा गोल सा एक मिरर डाल के ऐसा, और गोलीय दर्पण को पकड़ने की सपोर्ट है, तो ये जब ये आपके मुंह में दांत या दाढ़ का इंस्पेक्शन करता है तो एक्चुअली ये जो है, ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। तो डेंटिस्ट अवतल दर्पण को उस दाढ़ या दांत पे जिसका उसको परीक्षण करना इस तरह से रखता है कि जो आपकी दाढ़ या दांत है वो इस दर्पण के पोल, ध्रुव और इस दर्पण के फोकस के बीच में आ जाती है यहां, तो ऑब्वियसली इसका प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। ओके, सीधा बन जाता है, करेक्ट, और ऑब्वियसली आभासी बनेगा। तो डेंटिस्ट आराम से दांत को देख सकता है। तो एकमात्र सिचुएशन अवतल दर्पण के मामले में जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वो है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है। सिंपल। आगे चले। ओके, तो इसको अब हम थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है कि अगर बिंब अनंत पर है, यानी कि बिंब यहां पर है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे बहुत छोटा, लगभग बिंदु साइज, वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर। अब वस्तु अगर फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, यानी कि अगर वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, अत्यधिक विवर्तित, बहुत ज्यादा बड़ा, वास्तविक उल्टा। क्लियर। अगर वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी ये, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, छोटा, ये मैंने आपको बताया था कि इससे छोटा बनेगा, यहां बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर वस्तु C और F के बीच में है, यानी ये, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी C से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, ये मैंने आपको बताया था कि इससे बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और वस्तु अगर C पर है तो इसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर ही बनेगा, समान साइज, वास्तविक एवं उल्टा। और एकमात्र सिचुएशन जिसमें अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, वो है जब वस्तु पोल और F के बीच में होती है। ये पोल, ये फोकस, जब इसके बीच में वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ओके, चलिए। अब मैंने जो आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के बीच में एक 1-1 मैप दिखाऊंगा कि 1-1 मैप से आशय यह है कि जो फंक्शनिंग हमारी यहां क्रिएट होती है इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल मोर और लेस उसी लाइन पर कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस बनती हैं।
और ये जो मैं आपको वन वन मैप दिखाने जा रहा हूं, ये आई एस रिपीट, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा और मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन हम जब इसकी रेगुलर क्लास करेंगे तो वहां पर इसमें आपको ज्यादा समझाया जाएगा। ओके, तो बहुत क्विकली ये समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है। ठीक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो कांच के खोखले गोले हैं, करेक्ट। अब एक का सेंटर ये है और दूसरे का सेंटर ये है, करेक्ट। हमने क्या किया कि इस कांच के इस वाले गोले का हमने ये वाला हिस्सा ले लिया और इस वाले का हमने ये वाला, तो हमारा ये जो है ये एक लेंस बन गया। अब इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। अब ऑब्वियसली जो आपने यहां समझा अभी इस वाली फिगर में जो समझा, इस कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, यानी ये C1 ये C2, इसीलिए दो फोकस होंगे F1 और F2। ऑब्वियसली ये हम अभी पीछे पढ़ के चुके हैं कि फोकल डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। इज इट क्लियर? तो इतने बैकग्राउंड के साथ मैं आपको एक वन वन मैप बनाता हूं अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बीच में। आशय सिर्फ ये है ये समझाने का कि यदि आपको अवतल दर्पण के कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, तो आपको उत्तल लेंस भी इमीडिएटली क्लियर होगा। ओके, और ये दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण उत्तल लेंस, ये दोनों आपके कोर्स में है मेंस के, और ऑब्वियसली प्रीलिम्स में भी है। ठीक, तो प्रकाश इधर से आएगा इस लेंस में। मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है। ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यह है कि यहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इस जगह रखा जाएगा कहीं पर भी, लेकिन मतलब दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑब्वियसली इमेज इधर बनेगी। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये लेंस है, ये मिरर नहीं है, ये दर्पण नहीं है। तो अब मैं आपको बहुत क्विकली इसमें 6 पोजीशन समझाता हूं, वही सेम 6 पोजीशन जो 6 पोजीशन आपने अवतल दर्पण में देखी, सेम पोजीशन मैं आपको यहां समझाता हूं और सेम पोजीशन के सापेक्ष उनके प्रतिबिंब समझाता हूं। चलिए देखिए, पहला समझते हैं। पहला कि वस्तु अनंत पर है। तो आपको ध्यान होगा कि अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बन रहा था, है ना, और बहुत छोटा बन रहा था, करेक्ट। और ये जो आपके सामने वाला चार्ट है, ये एक्चुअली अवतल दर्पण का चार्ट है जो मैंने यहां दिखाया हुआ है, ये वाला। इस चार्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा करके हॉरिजॉन्टली डाल दिया है, ठीक है। तो हम अपनी स्लाइड पर पहुंचते हैं और यहां देखें, अब ऑब्वियसली अनंत पर है बिंब, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर है, लेकिन चूंकि यहां पर दो फोकस हैं और इसमें जो प्रतिबिंब है वो दाईं तरफ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो जो अवतल दर्पण में हो रहा था, इसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, है ना। तो सेम स्थिति यहां हो रही है, लेकिन लेंस में प्रतिबिंब इधर बनेगा। ओके, अब इसके बाद दूसरा केस देखते हैं, 2f1 से परे। अब आपको ध्यान होगा 2f1 वाज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो 2f1 से परे यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। लेंस में नहीं बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर से काट के बनाया गया इसको। तो 2f1 से परे यानी कि इधर, यानी कि अनंत और 2f1 के बीच में, ये हमारा फोकस, ये 2f1 बाईं तरफ होता है। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पहला फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और राइट हैंड साइड में दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर हम यहां देखें तो यहां पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये C2 लिखा जाएगा, मैंने लिखा भी है यहां पर, आपको ध्यान आया होगा, और ये C1 लिखा जाएगा, है ना। तो अब जब यहां पर जो बिंब है वो 2f1 से परे है, यानी कि अगर हम अवतल दर्पण से इसको कंपेयर करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ऑब्वियसली फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। ये देखिए अवतल दर्पण के केस में, तो यहां पर भी यही हो रहा है। 2f1 इज ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, तो इनके बीच में बन रहा है। तो पॉइंट इज क्लियर, वास्तविक उल्टा और इसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा। ये देखिए, करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए।
अब वस्तु 2f1 पर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अगर हम अवतल दर्पण से कंपेयर करें तो इसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। राइट हैंड साइड वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम 2f बोलेंगे, यानी कि फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस। ओके, वास्तविक उल्टा और समान आकार। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होगी चीज कि अगर आपने एक बार अवतल दर्पण के 6 बिंबों के प्रतिबिंब बनने का जो प्रोसेस है वो अगर समझ लिया, तो सेम शैल बी अप्लाइड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब चौथी सिचुएशन, बिंब जो है वो f1 और 2f1। अब 2f1 इज अगेन ऑब्वियसली c1, यानी अगर हम अवतल दर्पण से तुलना करें तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ना, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में c से परे, मैं आपको यहां समझाता हूं, यहां पर है तो ऑब्वियसली c से परे। ठीक, अब ये इस बार बड़ा बनेगा, तो ये बड़ा बना क्योंकि ये यहां बड़ा बन रहा है। ठीक, वास्तविक उल्टा। और पांचवी सिचुएशन फोकस पर, तो आपको ध्यान होगा जब फोकस पे था वहां पर अवतल दर्पण में, तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बन रहा था। तो फोकस पर है यहां पर, तो इसका प्रतिबिंब ऑब्वियसली बहुत दूर बन रहा है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन जल रही हैं। ये लाइन जहां मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को अनंत पर मिलती है, तो अनंत पर बनेगा। तो ऑब्वियसली अनंत पर असीमित रूप से बहुत बड़ा जो वहां बन रहा था, जब बिंब फोकस पर था तो अनंत पर बन रहा था प्रतिबिंब और बहुत बड़ा बन रहा था। सेम वास्तविक उल्टा। और फाइनली जब फोकस f1 और लेंस के प्रकाशिक केंद्र, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जैसे वहां पर ध्रुव था, तो यहां पर ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, प्रकाशिक केंद्र। तो फोकस और अगर हम अवतल दर्पण से तुलना करें तो ध्रुव की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली जिस ओर बिंब है उसी ओर, यानी कि एग्जैक्टली उल्टा। उसमें क्या हो रहा था कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि ये अवतल दर्पण था, ये फोकस, ये ऑब्वियसली पोल। तो अगर बिंब यहां था तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा था, मतलब दूसरी तरफ बन रहा था, है ना, करेक्ट। अब चूंकि हम लेंस में बात कर रहे हैं तो लेंस में ये इसी तरफ बन रहा है, जिस तरफ आपका बिंब है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सीधा बन रहा था, ये आभासी बन रहा था, ये भी आभासी बन रहा है क्योंकि इसी तरफ बन रहा है और बड़ा बन रहा है, करेक्ट। तो अगर हम कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से कंपेयर करें तो अवतल दर्पण में जितने शुरू के 5 जो प्रतिबिंब थे, शुरू के 5, ये वाले 5 जो प्रतिबिंब थे, ये दर्पण के उसी ओर बन रहे थे जिस तरफ वस्तु है। कॉन्वेक्स लेंस में इसका इमीडिएटली उल्टा हो रहा है कि ये दूसरी तरफ बन रहे हैं। जब ये लेंस के दूसरी तरफ बनते हैं, यानी कि जब इधर बनेंगे, वस्तु इधर रखी हुई है, तब ये वास्तविक होंगे। ओके, और अगर हम इसकी बात करें जिसमें हमारा जो बिंब था वो फोकस और पोल के बीच में था, इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा था, तो लेंस के मामले में वो उसी तरफ बनेगा। एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है जहां तक प्रतिबिंब के फॉर्मेशन की बात है, कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्केव मिरर के सापेक्ष। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रहेगा ये छोटा सा शॉर्टकट। ओके, और ये चार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही चार्ट है ये, तो ये सेम एनालॉजी पर है। ये जो चार्ट है ये वाला, ये इसकी सेम एनालॉजी पर है। तो मैं अपनी बात को सिर्फ रिपीट करके खत्म कर रहा हूं कि यदि आपने अवतल दर्पण में इमेजेस का फॉर्मेशन समझ लिया है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस में या उत्तल दर्पण में उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं आपको कोर्स कराऊंगा तब मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि जब रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये रेज पैरेलल आती हैं, तो ये सारी रेज जो है फोकस से होकर गुजरती है, जब रिफ्लेक्ट हो जाती है परावर्तित होकर ये फोकस से होकर गुजरती हैं। और लेंस में भी ऐसे ही होता है, उत्तल लेंस में, कि जब रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती हैं। इस केस में हम अपवर्तित बोलते हैं, रिफ्रैक्ट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोला जाता है, लेकिन एनालॉजी सेम है। ठीक, तो लेकिन ये बात हम करेंगे कोर्स में। तो कोर्स में मैं आपको बेसिक्स कुछ मैं उसमें समझाऊंगा आपको कि, और ऑब्वियसली शॉर्टकट्स होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए,
जिसमें हम एनालॉजी स्थापित करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। चल, अब हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसका फाइनल टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, इसको समझिए। परासरण और रिवर्स परासरण। आरओ, आपने पानी के जो पानी साफ करने की जो मशीनें होती हैं वो आरओ वाटर फिल्टर होता है। आरओ आपने बहुत सुना होगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आरओ पहले ऑस्मोसिस एंड देन रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बर्तन में पानी और नमक का घोल है। जो घुलता है उसको हम इंग्लिश में सोल्यूट और हिंदी में विलेय बोलते हैं। जिसमें घुलता है उसको इंग्लिश में सॉल्वेंट और हिंदी में विलायक बोलते हैं। और ये जो दोनों को घोल के जो सॉल्यूशन बनता है, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन बना, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घोल। ओके, तो हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है जिसमें नमक मिला हुआ है पानी में। तो नमक फॉर एग्जांपल हमारा इतना मिला हुआ है। नमक कभी भी नीचे नहीं बैठता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये मिला हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी नमक की इतनी है। याद रखिए कि नमक मिला हुआ है पानी में, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, समांगी सॉल्यूशन है। ओके, और इसी के साथ एक दूसरा आपके पास बीकर है, और ये दोनों बीकर जो हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। ये जो मेम्ब्रेन है बीच में, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है, जो इस केस में पानी है, इसको इधर से उधर या इधर से इधर जाने की परमिशन देती है, लेकिन सोल्यूट को नहीं। ओके, और परमिशन कैसे देती है मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इस तरफ जो सोल्यूशन है, इस तरफ फॉर एग्जांपल इस तरफ नमक कम है, ये नमक है और ये बाकी सारा पानी है, ये जल है, ये जल है। और मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि नमक नीचे बैठा हुआ नहीं है, नमक बैठता नहीं, नमक घुला हुआ है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें कंपैरेटिवली इस वाले बीकर में, ये बीकर को मैं 2 बोल सकता हूं, इस बीकर को मैं 1 बोल सकता हूं, तो बीकर नंबर 2 में नमक कम है। अब आप ये देखिए कि इसमें, इस वाले में, अच्छा दूसरी चीज ये कि मैं आपको एक जो मैंने उदाहरण लिया, इसमें दोनों में मैंने फॉर एग्जाम्पल बीकर में पानी की मतलब सोल्यूशन की हाइट बराबर ले ली है। ओके, ये दोनों बीकर डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। अगर सेम साइज के हैं तो पानी का आयतन ज्यादा हो सकता है। ये इसको आप मान के चलिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये दोनों समान ऊंचाई तक भरे हुए हैं घोल से, सॉल्यूशन से। अब होगा क्या कि जिसमें पानी ज्यादा है, जिस बीकर में जल अधिक है, या इसको ऐसे कहें सॉल्यूट, यानी कि इस केस में नमक, हमारे केस में नमक कम है, उस बीकर से पानी जाना शुरू करेगा दूसरे बीकर में। किस बीकर में? जिसमें जल कम है। और ये तब तक जाएगा दूसरे बीकर में जब तक सॉल्यूट की मात्रा दोनों बीकर में विद रेफरेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द जल, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, पानी के आयतन के सापेक्ष दोनों में बराबर नहीं हो जाता। या यूं कहें कि नमक की सांद्रता, कंसंट्रेशन, दोनों सॉल्यूशन में बराबर नहीं हो जाती। कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या होती है सॉल्यूट की, ये हम लोग पढ़ेंगे कोर्स में। लेकिन पॉइंट यही है कि जब तक नमक का कंसंट्रेशन या सांद्रता दोनों तरफ के घोल में, दोनों बीकर के घोल में बराबर नहीं होगी, पानी जिस बीकर में जल अधिक है वहां से कम जल वाले बीकर में, या जिसमें नमक ज्यादा है उस बीकर में कंटिन्यूअसली इस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए जाता रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है, ऑस्मोसिस। जड़ें
मिट्टी से पानी परासरण के माध्यम से लेती हैं। शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, सेल्स बाहर से पानी या अंदर पानी ज्यादा हो जाए या वेस्ट निकालना हो बाहर, उसको भी इसी तरीके से निकालते हैं, परासरण से। सिंपल पॉइंट इज क्लियर? तो मेरे ख्याल से परासरण क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, सिंपल। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और अभी क्या हो रहा था कि जल इसमें जा रहा था जल, है ना, क्योंकि यहां जल की क्वांटिटी ज्यादा थी। लेकिन अभी क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जल एक प्रेशर के जरिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर जाएगा, यानी कि जिसमें ऑलरेडी जल ज्यादा है उसमें जाएगा, इस तरफ से प्योर जल, प्योर वाटर। यहां जो वाटर है, और इसको आप अशुद्धियां मानिए। अब हम आरओ वाटर प्लांट की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें अशुद्धियां, इस पानी में ये सब अशुद्धियां हैं, ये मिली हुई है पानी में, बैठी नहीं है, मिली हुई है। तो इस तरफ से पानी इसमें भेजा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अच्छा ऑब्वियसली इसमें अशुद्धियां कम है, तो इसमें प्योर पानी का जो वॉल्यूम है वो सोल्यूट की मात्रा के सापेक्ष बढ़ता जाएगा। यानी कि आपको इस बीकर में आपको कंपैरेटिवली प्योर वाटर मिलता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा अशुद्धियां तो इधर थी, वो तो इधर ही रह गई, बल्कि इधर से हमने पानी और लेना शुरू कर दिया इसमें। ओके, सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। पॉइंट इज क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही, और रेगुलर क्लास में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। ये एक मेरी वेबसाइट है, ये खास तौर पर मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और सिविल सर्विसेज मेंस, आईएएस मेंस के लिए गणित ऑप्शनल की क्लासेस लेता हूं और अपलोड करता हूं इसमें वीडियो, समझाता हूं इसमें। ओके, 2 किताबें मेरी पब्लिश्ड हैं एमबीबीएससी के लिए, किंडल एडिशन में है, लेकिन एक रसायन विज्ञान के लिए हिंदी में है ये, और एक जीव विज्ञान के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और अब मिलेंगे हम आपसे रेगुलर क्लास में। नमस्कार।